सिल्विया मैरी एक 16 साल की लड़की जिसे उसकी आखिरी सांस तक इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया कि सोचते हुए भी इंसान की रूह कांप जाए। और आज मैं इसी लड़की के केस को कवर करने जा रहा हूँ। 3 जनवरी 1949 इंडियानापोलिस में लेस्टर लिकन और उसकी वाइफ एलिजाबेथ लिकन को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो बड़े ही प्यार से सिल्विया मैरी रखते हैं। सिल्विया मैरी ट्विंस के 2 सेट्स के दरमियान पैदा हुई थी। उसकी बड़ी बहन डायना और बड़ा भाई डैनियल ट्विंस थे और उसकी 2 छोटी बहनें जेनी और बेनी भी ट्विंस थीं। सिल्विया मैरी एक बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुई थी। उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। उसके फादर सिर्फ 8 तक ही पढ़े हुए थे और इसी वजह से वो छोटी मोटी जॉब्स कर ही घर चला पाते थे, जैसे कभी लॉन्ड्री करना तो कभी किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करना। पर इससे उनके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे थे। और तभी 1965 में जब सिल्विया 16 साल की हो चुकी थी तब लेस्टर और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो दोनों कार्निवल जाकर कैंडी, बियर और सोडा का छोटा स्टॉल लगाएंगे ताकि वो अपने बच्चों के एक्सपेंसिव उठा सकें। और अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए उनका बेटा डैनियल भी अपने पेरेंट्स के साथ कार्निवल जाने लगा। पर सिल्विया और जेनी ने कार्निवल जाने से मना कर दिया क्योंकि वो जगह इनके लिए सेफ नहीं थी और वहाँ जाने से उनकी स्टडीज भी डिस्टर्ब हो जाती। पर इंडियानापोलिस में रहकर भी सिल्विया डिफरेंट जॉब करती थी, जैसे कि बेबी सिटिंग और अपने दोस्तों के कपड़े इस्त्री करना और धोना, ताकि वो पैसे कमा सके। और वो जितने भी पैसे कमा पाती थी उसमें से कुछ हिस्सा अपनी मदर को भी देती थी। और इसी के साथ जेनी भी काम करती थी। वो लोगों के कचरे में से ग्लास बोतल्स कलेक्ट करके उसे पेनीज में सेल करती थी और वो पेनीज को अपने रोलर स्केटिंग में यूज करती थी। जेनी को रोलर स्केटिंग का बहुत शौक था, पर अनफॉर्चुनेटली उससे पोलियो था, जिसकी वजह से उसकी एक लेग दूसरी लेग से वीक थी और इसी वजह से उसकी उस लेग पर स्टील ब्रेस लगा हुआ था। और सिल्विया जेनी के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी। वो जब भी रोलर स्केटिंग करती तो सिल्विया उसका हाथ पकड़े रखती ताकि जेनी गिर ना जाए। सिल्विया एक बहुत ही स्वीट, कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी और इसी वजह से उसके फ्रेंड सर्कल ने उसका निकनेम कुकी रखा था। इनकी लाइफ इसी तरह नॉर्मली गुजर रही थी कि अचानक एक दिन उनकी मॉम को शॉपलिफ्टिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। पर इसके फादर स्टिल कार्निवल में वर्क कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां कार्निवल में आए क्योंकि वो जगह उनके लिए सेफ नहीं थी। लेस्टर की बड़ी बेटी डायना और छोटी बेटी पेनी तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रह रही थी, पर लेस्टर को जेनी और सिल्विया की फिक्र थी। वो उनके लिए एक केयर टेकर ढूंढ रहा था जो उनकी केयर करे और जिसके घर में सिल्विया और जेनी आराम से रह सकें। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो एक लेडी ग्रेटरूड बेनेज़ास्की के घर आता है, जिसकी बेटियां सिल्विया और जेनी के साथ स्कूल में पढ़ती थीं। और इसी वजह से लेस्टर को लगा कि ये घर बेस्ट रहेगा अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए। ग्रेटरूड उनकी अच्छी केयर करेगी और लेस्टर ने $20 पर वीक ऑफर किए ग्रेटरूड को, जिसके बदले में सिल्विया और जेनी का ख्याल रखना था। ग्रेटरूड ये ऑफर एक्सेप्ट करती है और लेस्टर को यकीन दिलाती है कि वो अपनी बेटियों की तरह सिल्विया और जेनी का ख्याल रखेगी। और लेस्टर ग्रेटरूड की बातों पर यकीन कर लेता है और बगैर घर को विजिट किए कि घर में लाइफ गुजारने की फैसिलिटीज हैं या नहीं, घर के रूम्स कैसे हैं और फैमिली मेंबर्स की नेचर कैसी है, वो अपनी दोनों बेटियों को यहाँ छोड़ के चला जाता है। और यहीं लेस्टर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। सिल्विया की स्टोरी जानने से पहले ग्रेटरूड की स्टोरी जान लेते हैं। ये जानते हैं कि ग्रेटरूड कैसी औरत थी। ग्रेटरूड 19 सितंबर 1928 में इंडियानापोलिस के एक कपल मॉली मर्टल और ह्यू वेंसन के घर में पैदा हुई थी। ग्रेटरूड के 6 सिबलिंग्स थे और वो उनमें से 3rd नंबर पर थी। ग्रेटरूड बचपन से ही अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज थी। वो हमेशा अपने फादर के साथ ही रहती थी। पर अचानक 5 अक्टूबर 1939 में ग्रेटरूड के फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और इस वक्त ग्रेटरूड सिर्फ 11 साल की थी। पर फिर 5 सालों बाद 16 साल की उम्र में ग्रेटरूड स्कूल जाना बंद करके एक 18 साल के पुलिस ऑफिसर जॉन से शादी कर लेती है और इस शादी में से उसे 4 बच्चे पैदा होते हैं। पर फिर 10 सालों बाद इन दोनों की डिवोर्स हो जाती है क्योंकि जॉन ग्रेटरूड को फिजिकली अब्यूज करता था। और डिवोर्स के कुछ मंथ बाद ही ग्रेटरूड दूसरी शादी कर लेती है जो सिर्फ 3 मंथ तक ही चल पाती है और ग्रेटरूड फिर से जॉन से दोबारा शादी कर लेती है और ग्रेटरूड और जॉन को 2 बच्चे फिर से पैदा होते हैं। पर फिर 7 सालों बाद 1963 में ये कपल दोबारा डिवोर्स कर
कर लेता है। और अब इस डिवोर्स के कुछ मंथ बाद ग्रेटरूड एक 22 साल के लड़के डेनिस ली राइट के साथ रिलेशनशिप में आती है और इस रिलेशनशिप में ग्रेटरूड 2 बार प्रेग्नेंट होती है, पर डेनिस भी इसे फिजिकली अब्यूज करता था और इसी वजह से ग्रेटरूड की फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका मिसकैरेज हो जाता है। पर सेकंड प्रेगनेंसी में उसे एक बेटा पैदा होता है और जैसे ही ये बेटा उसे पैदा होता है तो डेनिस ग्रेटरूड और इस बच्चे दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है और इसके बाद ग्रेटरूड बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, स्मोकिंग करने लगती है। हालांकि वो 36 इयर्स ओल्ड थी पर उसका वेट जस्ट 45 kg रह गया था क्योंकि वो 13 दफा प्रेग्नेंट हो चुकी थी जिसमें उसके 6 मिसकैरेज हुए थे और अभी रिसेंटली मिसकैरेज की वजह से और 3 फेल्ड मैरिजेस और एक फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से वो पूरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उसके पास फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं थी और इसी वजह से उसने डिफरेंट जॉब्स करना शुरू कर दी। वो लोगों को कपड़े धोकर और सी कर देती और उनके बच्चों को संभालती ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने बच्चों को पाल सके और यही काम करके वो 3850 ईस्ट न्यूयॉर्क स्ट्रीट में एक घर $55 रेंट पर लेती है जहाँ वो अपने 7 बच्चों 17 साल की पोला, 15 साल की स्टेफनी, 12 साल का जॉन जूनियर, 11 साल की मैरी, 10 साल की शिर्ले, 8 साल का जेम्स और 1 साल के डेनिस के साथ रहने लगती है। इस घर में रहने के लिए बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं थी, ना ही ज्यादा रूम्स थे और सोने के लिए भी सिर्फ 2 से 3 ही मैट्रेसेस थे और ग्रेटरूड के सारे बच्चों की हैबिट्स भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो इस घर में हर वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक और स्मोक करते थे और बहुत से दूसरे गलत काम भी करते थे जिसकी कंप्लेंट्स नेबर अक्सर ग्रेटरूड को करते रहते थे पर वो अपने बच्चों को बिल्कुल मना नहीं करती थी। और यही सारी सिचुएशन के बारे में बगैर जाने लेस्टर सिल्विया और जेनी को इसी घर में छोड़कर चला जाता है और क्योंकि इस घर में रूम और मैट्रेसेस कम थे तो जेनी और सिल्विया ग्रेटरूड के 3 बच्चों के साथ अपना रूम शेयर करती है जिनमें 11 साल की मैरी, 10 साल की शिर्ले और 8 साल का जिमी होता है और इन 5 बच्चों को सोने के लिए सिर्फ एक मैट्रेस दिया जाता है। शुरू के 2 वीक्स जिनकी पेमेंट्स लेस्टर एडवांस में ही कर चुका था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिल्विया और जेनी ग्रेटरूड के बच्चों के साथ स्कूल जाती हैं, खेलती हैं, बातें करती हैं, सब बच्चे मिलकर घर के काम करते हैं और संडे स्कूल अटेंड करते हैं। पर कहानी में खतरनाक ट्विस्ट तब आता है जब लेस्टर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता। हालांकि वो जस्ट 2 से 3 दिन ही लेट होता है पर ग्रेटरूड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर सिल्विया और जेनी को बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। वो उन्हें सीढ़ियों से खींच के कमरे में लाकर उन्हें नेक्ट करके उनके बट्स पर स्टिक से मारने लग जाती है और इसके नेक्स्ट डे ही लेस्टर की पेमेंट पहुंच जाती है और लेस्टर खुद भी अपनी डॉटर से मिलने आ जाता है। पर सिल्विया और जेनी डर जाती हैं और ग्रेटरूड ने उनके साथ क्या किया है वो अपने फादर को नहीं बताती हैं और लेस्टर इस बार भी नेक्स्ट वीक की पेमेंट एडवांस में करके और बगैर घर को विजिट किए वापस चला जाता है। पर अब एक बार मारने के बाद शायद ग्रेटरूड को मजा आ जाता है। उसके साथ अपनी मैरिज लाइफ में जो कुछ हुआ था वो उसका बदला सिल्विया और जेनी से निकालना शुरू हो जाती है। वो उन्हें हर दूसरे दिन मारती रहती थी और एक दिन जेनी और सिल्विया कुछ गिलास बोतल्स कलेक्ट करके उन्हें सेल करके उन पैसों में से कैंडीज लेती हैं और जब वो कैंडीज वो घर लाती हैं तो ग्रेटरूड कहती है कि वो कैंडीज उन्होंने चोरी की हैं। हालांकि सिल्विया ग्रेटरूड को सब कुछ बताती है कि उन्होंने कहां से पैसे अरेंज किए और कैसे कैंडीज ली और ग्रेटरूड फिर भी उन्हें झूठा कहकर उन्हें मारना शुरू कर देती है और इस बार वो इनकी स्कर्ट उतार के उन्हें मोटी लकड़ी से उनके बर्ड्स पर 15 दफा मारती है और अभी वो इन्हें मारना बंद ही करती है कि पोला जो ग्रेटरूड की बड़ी बेटी थी वो आती है और ग्रेटरूड को बताती है कि चर्च के सोशल सर्विस में सिल्विया ने बहुत खाना खाया है, जो कि नॉर्मल बात थी। पर ग्रेटरूड को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिल्विया को फिर से मारना शुरू हो जाती है। ग्रेटरूड और पोला दोनों ही सिल्विया से बहुत जेलस होती थी क्योंकि वो इनसे प्यारी थी और इसी वजह से इन दोनों माँ बेटियों ने जेनी को मारना छोड़कर सिर्फ सिल्विया को रोज बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और अब ग्रेटरूड ने उसे इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि वो उसे रोज बेल्ट से मारती थी और भूखा रखती थी और ग्रेटरूड अपनी बेटी पोला और एक नेबर रैंडी लेपर के साथ मिलकर सिल्विया को जबरदस्ती फीसिस और बहुत स्पाइसी चीजें खिलाती थी और जब वो वॉमिट कर देती थी तो ये लोग उसे फोर्स करते थे कि वो इसी वॉमिट को खाए। जस्ट इमेजिन एक 16 साल की लड़की इस ग्रूसम टॉर्चर को फेस कर रही है और ये टॉर्चर और खतरनाक तब हुआ जब ग्रेटरूड को कहीं से पता चलता है कि सिल्विया का एक बॉयफ्रेंड था। वो सिल्विया को बुला के उससे पूछती है और सिल्विया उसे बताती है कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड था और वो उससे तब मिली थी जब वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया गई थी। और फिर ग्रेटरूड उससे पूछती है कि क्या तुमने उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया और सिल्विया ग्रेटरूड को बताती है कि उसने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्राइवेट
पार्ट पर हल्का सा टच करने दिया था। और ये सुन के ग्रेटरूड गुस्से से पागल हो जाती है और उससे प्रोस्टिट्यूट कहकर बुलाने लग जाती है और एवन के घर के एक एक बच्चे को कहती है कि सिल्विया प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने दिया था और वो इस वजह से प्रोस्टिट्यूट हो गई है। और इस सब के बाद सिल्विया को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्कूल में ये रूमर्स फैला देती है कि पोला और स्टेफनी प्रोस्टिट्यूट हैं। और सिल्विया की इस एक गलती ने उसके टॉर्चर को और ज्यादा ब्रूटल बना दिया, क्योंकि ये रूमर जब स्टेफनी का बॉयफ्रेंड कोय हबर्ट सुनता है तो वो गुस्से में ग्रेटरूड के घर आकर सिल्विया को बुरी तरह मारने लग जाता है। वो उसे बालों से पकड़ के दीवारों में मारता है और थोड़ी देर में ही ग्रेटरूड और पोला भी उसे ज्वाइन कर लेती हैं। क्योंकि पोला सिल्विया से जेलस होती है तो वो हमेशा उसके फेस पर ही मारती थी और इस बार तो उसने इतनी बुरी तरीके से उसे फेस पर मारा कि पोला की खुद की रेस टूट गई। और इसके बाद रोज, कोय और उसके क्लासमेट सिल्विया को फिजिकली और वर्बली एब्यूज करने आते थे और ग्रेटरूड अपने बच्चों को, दोस्तों को और नेबर्स तक को इनवाइट करती थी कि वो आकर सिल्विया को मारें और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करें, इसके साथ जो करना चाहते हैं वो करें। और बदले में ग्रेटरूड उन सब से $5 लेती थी और लड़के ग्रेटरूड को $5 पे करके सिल्विया को अजीब अजीब तरीकों से टॉर्चर करते थे। कई बार तो उसके साथ जूडो सेशंस भी करते थे जिसमें इसे इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि जैसे वो एक डमी हो। और ये तो कुछ नहीं, आगे जो कुछ इसके साथ हुआ वो तो और भी ज्यादा ब्रूटल है। एक दिन तो ग्रेटरूड ने सारे बच्चों को, उनके दोस्तों को, नेबर्स के बच्चों को, कोय और उसके क्लासमेट सबको बुलाकर उन सबके सामने सिल्विया को नेक्ट किया और उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फिजिकली अब्यूज किया। और ये सिर्फ और सिर्फ उसने जेनी के सामने ये प्रूफ करने के लिए किया कि सिल्विया प्रोस्टिट्यूट है। और फिर कुछ टाइम बाद एक दिन सिल्विया स्कूल से घर आई और उसने ग्रेटरूड से कहा कि उसे जिम क्लास के लिए एक सूट चाहिए, पर ग्रेटरूड ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। पर सिल्विया को वो सूट चाहिए था और इसलिए उसने स्कूल से एक सूट चोरी कर लिया ताकि वो जिम क्लासेस अटेंड कर सके। और जब ये बात ग्रेटरूड को पता चलती है तो ग्रेटरूड ने इस बार तो उसे पुलिस बेल्ट से बुरी तरह मारा और उसकी सारी उंगलियां भी जला दी ताकि वो ऐसा दोबारा ना करे, और दोनों बहनों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया। पर नेक्स्ट डे सिल्विया और जेनी को पार्क में उनकी बड़ी बहन डायना मिलती है और सिल्विया उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या उस घर में हो रहा है और उसे कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। पर डायना से बात करते हुए ग्रेटरूड की छोटी बेटी मैरी उन्हें देख लेती है और वो जाकर सब कुछ ग्रेटरूड को बता देती है। और इस बार तो ग्रेटरूड वो करती है कि सिल्विया ने सोचा भी नहीं था। वो सिल्विया को गर्म आग जैसे पानी से जबरदस्ती नहलाती है। ये पानी इतना गर्म होता है कि इससे नहाते वक्त सिल्विया कई बार बेहोश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे डायना ग्रेटरूड के घर आ जाती है अपनी बहनों से मिलने, पर ग्रेटरूड इसे अंदर आने से मना कर देती है। वो कहती है कि सिल्विया के पेरेंट्स ने मना किया है कि उसे किसी से मिलने नहीं देना, और डायना वहाँ से चली जाती है। पर थोड़ा आगे जाकर ही वो कहीं छुप जाती है और जैसे ही थोड़ी देर में जेनी बाहर आती है, डायना उससे पूछती है कि अंदर क्या चल रहा है और सिल्विया कैसी है। तो जेनी कहती है कि मैं नहीं बता सकती, अगर मैं बताऊंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सुनकर डायना कुछ सोशल सर्विसेज से कांटेक्ट करती है। वो ग्रेटरूड के घर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, पर ग्रेटरूड पहले से ही सिल्विया को बेसमेंट में बांध कर रख देती है और सोशल सर्विसेज वालों से कहती है कि वो घर छोड़ के भाग गई है। और वो भी ग्रेटरूड की ये बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और अब से ग्रेटरूड सिल्विया को बेसमेंट में रखना ही शुरू कर देती है और वो उसे बाथरूम भी यूज करने नहीं देती। इसी वजह से सिल्विया बार बार अपनी फेंट में ही पी कर देती है। बेसमेंट में ग्रेटरूड सिल्विया को खाना जमीन पर फेंक कर देती थी ताकि वो इसे चाट कर खाए। फिर वो रोज एक टब को गर्म पानी से भर के सिल्विया के हाथ पैर बांध के उस टब में सिल्विया को कई देर तक डाले रखती थी। और ये सारा टॉर्चर सिल्विया सिर्फ 16 साल की उम्र में बर्दाश्त कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद अचानक जॉन जूनियर, कोय और स्टेफनी मिलकर सिल्विया को बेसमेंट से बाहर निकाल के कमरे में लाकर मैट्रेस पर फेंक देते हैं। और कुछ देर बाद ग्रेटरूड आती है तो वो देखती है कि सिल्विया ने मैट्रेस पर ही पी कर दी थी और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे सिर्फ पी करने की इतनी बुरी पनिशमेंट देती है कि तुम सब जान के हैरान हो जाओगे। वो उसे नेक्ट करके गरम निडल से उसके पेट पे लिखती है कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और ये करने के बाद वो सिल्विया को बार बार टॉन्ट करती है कि अब तुमसे कौन शादी करेगा, अब तो तुम्हें हर कोई प्रोस्टिट्यूट समझेगा। और इसके बाद कोई दोबारा खींच कर सिल्विया को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ उसके साथ हॉरिबल जूडो प्रैक्टिस करता है। जस्ट इमेजिन, वो पहले से ही पूरी जली हुई है, उसके पूरे जिस्म पर जख्म है और उसे इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है जूडो प्रैक्टिस में। पर अगली रात जेनी किसी तरह बेसमेंट में जाती है अपनी बहन से मिलने और वहाँ सिल्विया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहती, पर मैं मरने जा
रही हूँ। एक लड़की जो सिर्फ 16 साल की है, जिसने अभी अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं किया, वो इन जालिमों के टॉर्चर की वजह से मरने वाली हो गई है। और फिर इसके अगले दिन ग्रेटरूड बेसमेंट में जाकर सिल्विया को एक लेटर लिखने के लिए फोर्स करती है। इस लेटर में लिखा होता है कि मिस्टर एंड मिसेस लिकन, एक बार मैं बॉयज के एक ग्रुप के साथ आधी रात को बाहर गई थी और तब उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे देंगे अगर मैं उन्हें वो दूं जो वो चाहते हैं। और फिर मैं उनके साथ कार में गई और उन्हें वो सब कुछ करने दिया जो वो चाहते थे। और सब कुछ करने के बाद उन्होंने ही मुझे मारना शुरू कर दिया, इसलिए मेरे पूरे जिस्म पर और फेस पर जख्म है। और उन बॉयज ने ही मेरे पेट पर ये भी लिखा था कि आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरी जो कुछ भी हालत है, वो सब कुछ मेरी अपनी वजह से है। ये सब कुछ ग्रेटरूड ने सिल्विया से उसकी राइटिंग में लेटर पर लिखवाया ताकि उसके मरने के बाद ग्रेटरूड पर कोई ब्लेम ना आए। और फिर उसके अगले दिन 25 अक्टूबर को सिल्विया ग्रेटरूड और उसके बच्चों की कन्वर्सेशन सुन लेती है। वो बात कर रहे थे कि किस तरह सिल्विया को एक वुडेड एरिया जिसे जिमी फॉरेस्ट कहते थे वहाँ छोड़ देंगे मरने के लिए। ये सुन के सिल्विया एक बार आखिरी ट्राई करती है इस घर से निकलने के लिए, पर अभी वो मेन डोर तक पहुँचती ही है कि ग्रेटरूड उसे पकड़ लेती है और घसीट के किचन में ले जाती है और गर्टन रोड से उसके फेस पर इतनी बुरी तरीके से और इतनी जोर से मारती है कि वो रोड तक मुड़ जाती है और कोई भी ग्रेटरूड को ज्वाइन कर लेता है। और फिर ये दोनों मिलकर सिल्विया को फिर से घसीट के वापस बेसमेंट में ले आते हैं, जहाँ जॉन जूनियर आता है और सिल्विया को फोर्स करता है कि वो डेनिस जूनियर के यूज हुए डायपर्स को खाए। और ये इनका सिल्विया पर आखिरी टॉर्चर था, क्योंकि इसके अगले दिन पता नहीं कैसे स्टेफनी को सिल्विया पर तरस आ जाता है। वो डिसाइड करती है कि सिल्विया को बाथरूम यूज करने देगी और न्यू कपड़े भी देगी। और जब वो सिल्विया को बाथरूम में लाती है तो सिल्विया स्टेफनी से कहती है कि आई विश माई डैडी वॉज हेयर। और यही बोलते ही उसकी सांसें वहीं बंद हो जाती हैं और इनके एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से एक ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और स्वीट लड़की अपनी जान खो देती है। और जैसे ही ग्रेटरूड को ये पता चलता है कि सिल्विया मर गई है तो उसने फौरन पुलिस को कॉल की। और जब पुलिस आई तो उन्हें कहा कि सिल्विया घर से भाग गई है और लेटर दिया जो उसने जबरदस्ती लिखवाया था। पर पुलिस फिर भी उनके घर को चेक करती है और एक रूम में उन्हें सिल्विया की बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, जिसका अंदाजा सिल्विया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिल्विया के जिस्म पर 100 से ज्यादा सिगरेट्स बुझाने के निशान थे और उसकी पूरी बॉडी और फेस पर इतने जख्म थे कि इसे पहचानना तक मुश्किल था। और इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जेनी से पूछा कि वो बताए कि सिल्विया के साथ क्या हुआ था। जेनी ने कहा कि वो एक शर्त पे बताएगी अगर उसे इस घर से बाहर निकाला जाए। पुलिस ने ऐसा ही किया और फिर जेनी ने सब कुछ सच बता दिया। और फिर मई 1966 में ग्रेटरूड, जॉन जूनियर, पोला, रिकी जो उनका नेबर्स था और कोए जो स्टेफनी का बॉयफ्रेंड था, इसे कोर्ट में लाया गया। पर वहाँ भी ग्रेटरूड का कहना था कि जेनी झूठ बोल रही है और वो बोल रही थी कि सिल्विया प्रोस्टिट्यूट थी और अलग अलग कहानियां बना रही थी, सब कुछ ब्लेम बच्चों पर कर रही थी। पर पुलिस ने गवाही के लिए ग्रेटरूड की अपनी बेटी मैरी को बुलाया। पहले तो मैरी ने वो बताया जो उसे ग्रेटरूड ने समझाया था, पर फिर मैरी ने कोर्ट में सबको सारा सच बता दिया कि सिल्विया के साथ किसने क्या क्या किया था। और फिर आखिर ग्रेटरूड पर सिल्विया का मर्डर साबित हो जाता है और उसे लाइफ प्रिजन की सजा दी जाती है। पर इन 1985 ग्रेटरूड बेल पर जेल से रिलीज हो जाती है और ये बात जेनी और उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो टीवी पर इंटरव्यूज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसके खिलाफ, पर इनसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और ग्रेटरूड रिलीज हो जाती है। और रिलीज होने के बाद वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, उसे कुछ याद ही नहीं। वो एक न्यू नेम के साथ आयोवा शिफ्ट हो जाती है और फिर वहाँ आखिरकार 4 साल बाद लंग्स कैंसर से इस साइकोपैथ औरत की डेथ हो जाती है। और पोला जो ग्रेटरूड के साथ टॉर्चर में पूरी हिस्सेदार थी, उसे सिर्फ 3 सालों की जेल होती है और वो भी 3 सालों के बाद रिलीज होकर न्यू आइडेंटिटी के साथ आयोवा शिफ्ट हो जाती है और वहाँ एक स्कूल में टीचर बन जाती है। और सिल्विया को टॉर्चर करने वाले दूसरे लोग जॉन, रिकी और कोए, इनको भी जस्ट 18 मंथ्स की जेल होती है और ये भी 18 मंथ्स बाद रिलीज होकर न्यू लाइफ न्यू नेम के साथ शुरू करते हैं। और कुछ सालों बाद 1970 में रिकी की लंग कैंसर से डेथ हो जाती है और जॉन भी 2005 में कैंसर से ही डायग्नोज होकर मरता है। और आखिर में कोए की भी 2007 में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और इसी के साथ इस बिजार केस की कहानी खत्म होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आज तक मैंने जितने भी केसेस स्टडी किए हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा वर्स्ट केस ये है। और इन माय ओपिनियन सिल्विया के साथ ये जो कुछ भी हुआ, इसकी बड़ी वजह लेस्टर की लापरवाही थी। अगर वो घर बगैर विजिट किए अपनी डॉटर्स को वहाँ नहीं छोड़ता तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? लेट मी नो in comments. And that's all for today's video. Don't forget to like,
and subscribe. Thank you.